हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो आदिवासियों की मौत पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुपोषण की वजह से सरगुजा में 20 से अधिक पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई और राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी विधायक अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने 15 साल में कुपोषण पर कुछ नहीं किया। अब बीजेपी नेता बयानबाजी कर रहे हैं। संकट में है राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र। 2 महीने में 22 पंडों की मौत। पंडो विशेष जनजातियों का स्पेशल बलरामपुर जिला में ज़्यादा मौत का मामला आ रहा है। कुछ बच्चे पीडियाट्रिक बच्चे हैं और कुछ मेडिसिन वार्ड में भर्ती हैं, कुछ सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। अलग अलग बीमारियों की वजह से, किसी एक बीमारी की वजह से नहीं हुए हैं। सरगुजा से रायपुर तक आरोप प्रत्यारोप तेज। कहीं न कहीं सरकार की उसमें नेग्लिजेंसी रही है, उसके शिकार संरक्षित पंडो जाति के लोग हो रहे हैं। 10-10 लाख मुआवजा सरकार को देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान गई है। रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने। बलरामपुर जिले में पंडो आदिवासियों की मौत का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा भी ऊपर चढ़ रहा है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि मौत को लेकर राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मामला सामने आने के बाद सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रामचंद्रपुर विकास खंड के बरवाही गांव पहुंची और चौपाल लगाकर गांव वालों से बात की। तो वहीं राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौतों के लिए कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ तो वैसे राज्य है जहां पर बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। तो जब तक हम उन लोगों को दूषित पानी पीने से रोकेंगे, जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और उनके लिए हेल्थ कैंप यदि लगाएंगे, तभी उन लोगों की जान हम बचा सकते हैं। अकाल मृत्यु लोगों की हो रही है और समय जो है लोग जो है अपना प्राण त्याग रहे हैं। ऐसे लोगों की कौन चिंता करेगा। रोजगार के अभाव में लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं बीमार होकर वहीं मर रहे हैं। पंडो आदिवासियों की मौत को लेकर बीजेपी विधायक अब राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से पंडो आदिवासियों की मौत हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। जिस बीजेपी सरकार ने 15 साल तक कुपोषण को लेकर कुछ नहीं किया, अब वो राजनीति कर रही है। ऐसे संख्या को बचाना आवश्यक है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगी प्रजाति। लेकिन राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। उनके लिए सारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खान पान से लेकर के इलाज की व्यवस्था, कहीं न कहीं राज्य सरकार उसमें उदासीन है। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में 1% की कमी आती, 2% कमी आती। हमारे तो औसत में 13% से ऊपर की कमी आई है। तो 1 साल में यदि हम 13% कमी ला रहे हैं तो बड़ी बात है। हालांकि पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंडो आदिवासियों की मौत का मामला उठाया था, तब सरकार की ओर से एक बयान जारी हुआ था कि पंडो जनजाति के लोगों की मौत की वजह कुपोषण नहीं है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कुपोषण की वजह से इनकी मौत हो रही है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन विकास अभिकरण के जरिए करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पंडो आदिवासियों की मौत पर सवाल उठ रहा है कि क्या संरक्षित पंडो अनदेखी के शिकार हैं? सवाल ये कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से कई बार कार्गो एयरपोर्ट की मांग कर चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हो चुकी है। कार्गो एयरपोर्ट नहीं होने से उद्योगपतियों और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है।
केंद्र पर धान खरीदी में परेशान करने का आरोप लगाते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार चावल लेने से आनाकानी कर रही है। एथेनॉल प्लांट लगाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम गोबर से बिजली पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहाँ मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है। भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। रायगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धान खरीदी और बारदाने की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि सितंबर महीने बीतने को है और लेकिन राज्य सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था नहीं की है। बीते साल बारदाने की कमी के चलते किसानों को परेशान होना पड़ा था, फिर भी सरकार ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया। किसानों को बारदाने की राशि का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कौशिक ने कहा कि इस साल अनुमानित तौर पर 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे जाने की संभावना है। ऐसे में इस साल भी बारदाने नहीं होने से धान खरीदी में अव्यवस्था होगी। कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सरकार पर 40,000 करोड़ का कर्ज है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए अब सरकार को दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने धर्मांतरण को लेकर भी सरकार को घेरा। नवंबर से धान की खरीदी होगी। इस धान के खरीदी की बात तो करते हैं, लेकिन धान खरीदी के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार को उसकी चिंता नहीं है। और इस बार मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है, लेकिन बोरे के नाम पर अभी भी शून्यता है। इस सरकार को बोरे की चिंता नहीं है। बीजेपी इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर चल रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रम के जरिए घर घर दस्तक दे रही है। इस दौरान कार्यकर्ता लोगों से थैंक यू मोदी का पोस्ट कार्ड भरवा रहे हैं। इसके साथ साथ वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के 20 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की खामियां भी वो लोगों को बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सेवा और समर्पण के जरिए राजनीति कर रही है, जो उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, अगर राजनीति कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। अरे भाई, राजनीतिक दल है तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये बात निश्चित रूप से स्वतः सिद्ध है कि जन्मदिन को मनाने के बजाय हम उसको सेवा भाव से और समर्पण भाव से लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके योजनाओं को, उनके जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जाएं। भाजपा का सेवा समर्पण केवल दिखावा है, ढोंग है, आडंबर है। यदि सेवा और समर्पण होता तो खुद कार्ड ले जाके लोगों से भरवाने की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल एक संख्या दिखाने और बनाने वाली बात है। रायपुर के क्वींस क्लब संचालकों की मनमानी का एक और खुलासा हुआ है। क्लब संचालकों ने 5 सालों से नगर निगम को टैक्स नहीं पटाया, साथ ही उन पर 26 लाख रुपए से भी ज्यादा का राजस्व बकाया है। नगर निगम की ओर से हर साल नोटिस भेजा जाता रहा, लेकिन रसूख के गुमान में डूबे संचालकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नगर निगम के अधिकारियों ने संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब पिछले 11 सालों से मनमानी और रसूख का नाम बना हुआ है। आम आदमी के लिए बना कानून यहां के संचालकों के सामने बौने साबित हो जाते हैं। ताजा मामला नगर निगम के राजस्व पर डाके का है। क्वींस क्लब संचालकों ने साल 2017 से नगर निगम को राजस्व जमा नहीं किया है। संपत्ति कर जमा कराने के लिए कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन संचालकों की मनमानी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ से राजस्व वसूली काफी बकाया है और 2017-18 से ही वहाँ पर टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा है।
वहाँ जो 26,12,936 रुपए का अमाउंट अभी वहाँ से लेना बाकी है। निगम अधिकारियों के मुताबिक क्लब से आने वाला राजस्व 2 पार्ट में जमा होता है। क्लब के सामने वाले हिस्से का राजस्व हरबख्श सिंह बत्रा और पिछले वाले हिस्से का टैक्स गौरव सिंह बत्रा जमा करते हैं। हरवंश सिंह ने साल 2018-19 में तो गौरव सिंह बत्रा से 2017 और 18 से ही टैक्स जमा करना बंद कर दिया था। जब क्लब का सौदा किसी और के साथ कर दिया गया, उसके बाद साल 2019-20 के लिए गौरव सिंह बत्रा के हिस्से का टैक्स नए डायरेक्टर की तरफ से जमा करा दिया गया। कुल मिलाकर क्वींस क्लब संचालकों पर नगर निगम का 26,12,000 का टैक्स बाकी है। अब अफसर भी कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम फिर से हमारे लिए मूल बकायेदार जो बत्रा हैं वहाँ पर जो गौरव सिंह बत्रा इनसे ही रेवेन्यू वसूली की जानी है, तो उनको अभी नोटिस जारी किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले साल 27 सितंबर को लॉकडाउन के दौरान पार्टी कराने और फिर गोलीकांड के बाद क्लब अब तक सील है। कई अनियमितताओं के खुलासे के बाद नए डायरेक्टर के साथ किया गया सौदा भी रद्द कर दिया गया है, लेकिन क्लब संचालकों की मनमानी अब भी कम नहीं हुई है। इस साल का वार्षिक शुल्क नहीं चुकाने के चलते हाउसिंग बोर्ड भी क्लब संचालकों को नोटिस भेज चुका है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का कल जशपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज युद्धवीर के पार्थिव देह का विशेष विमान से जशपुर से लाया गया। आगडी हवाई पट्टी पर विमान से पार्थिव देह को उतारा गया। वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। हवाई पट्टी पर ही मौजूद युद्धवीर सिंह की पत्नी और बेटी भावुक हो गईं, जिन्हें रायगढ़ सांसद गोमती साय ने गले लगाकर ढांढस बंधाया। पार्थिव देह को जुदेव को विजय विहार निवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल बांकी नदी के तट पर युद्धवीर सिंह जुदेव को अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, पवन साय, नारायण चंदेल, रजनीश सिंह और OP चौधरी समेत कई बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जशपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि युद्धवीर सिंह जुदेव लीवर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान बेंगलुरु में उनका निधन हुआ। युद्धवीर सिंह जुदेव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं थे। एक बड़े जुझारू नेता थे। अन्याय के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाते थे। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। युद्धवीर सिंह जुदेव जुझारू लोकप्रिय युवा नेता थे और वो अन्याय के खिलाफ में कभी भी कोई से समझौता नहीं किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल के डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल किडनैप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। कभी उनके ही स्काई अस्पताल में काम करने वाले 2 डॉक्टर और टेक्नीशियन ने मिलकर लेन देन के विवाद में उनका अपहरण किया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शैलेंद्र मसीह, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और टेक्नीशियन फिरोज खान ने प्रदीप अग्रवाल का अपहरण किया था। फिर वे उन्हें रतनपुर के रास्ते मुरादाबाद लेकर गए थे, जहां मारपीट करते हुए उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि शैलेंद्र मसीह, मोहम्मद आरिफ और फिरोज खान ने मिलकर ही ये वारदात की है। जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई तो प्रदीप अग्रवाल को दिल्ली एयरपोर्ट में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। डॉक्टर ने खुद परिजन और पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद उन्हें सही सलामत बिलासपुर लाया गया। पुलिस अब आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। उसके बाद लगातार हमने वहाँ छापेमारी की, जो जिससे प्रेशर पे आके उन्होंने लगभग रात के 12 बजे उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, जिससे हमारा संपर्क हो। उसके बाद वो वहाँ से फिर रायपुर आए। रायपुर से हमारी टीम उनको वापस फिर बिलासपुर सुरक्षित ले आई है। हमारी टीम लगातार वहाँ पे छापेमारी कर रही है, जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया। रायपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर अपनी ही महिला पार्टनर के शेयर अपने नाम पर करके करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के शेयर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम करा लिए थे, जिसकी जानकारी होने के बाद पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक अंजनी पांडे वर्तमान में हिमसागर कंपनी की डायरेक्टर है।
छत्तीसगढ़ स्टील कंपनी में भी उनके शेयर हैं। इस कंपनी में करीब 93 शेयर होल्डर और भी हैं। इनमें से अंजनी पांडे के करीब 9.5 करोड़ रुपए के शेयर हैं, जिसे विपिन अग्रवाल और 7 दूसरे शेयर होल्डर्स ने फर्जी दस्तावेज के जरिए अपने नाम करा लिया। केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गंज थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अमानत में खयानत का और ठगी का कूट रचना का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 कंपनी और उसके संचालकों के खिलाफ में FIR किया है। प्रार्थी की ये शिकायत है कि उसके जो शेयर थे बिना उसकी जानकारी के बेच दिए गए हैं दूसरी कंपनी को। उसमें प्रार्थी की शिकायत पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। रायपुर से लगे अभनपुर में हुई 63,33,439 रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। साइबर सेल रायपुर और अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने झारखंड के धनबाद से दिनेश मंडल और मोहम्मद असलम अंसारी नाम के आरोपी को पकड़ा है। दोनों आरोपी ऑनलाइन ठगी के लिए कुख्यात जामताड़ा गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। अभनपुर के अशोक साहू को 15 जून को फोन कर शातिर ठगों ने खुद को SBI का अधिकारी बताया। फिर मृत बेटे का खाता अपडेट करने की बात कहते हुए OTP पूछ लिया। फिर कई बार फोन कर आरोपियों ने कई बार OTP पूछा और 63,33,439 रुपए उनके खाते से निकाल लिए। सूरजपुर जिले में बच्चों में वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में 55 बच्चे सर्दी बुखार से पीड़ित हैं, जिनका इलाज जारी है। इन बीमार बच्चों में नवजात शिशु से लेकर लगभग 6 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल सूरजपुर जिले के कई इलाकों में पिछले 1 सप्ताह में सर्दी बुखार के लगभग 70 बच्चे बीमार हुए। 15 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 55 बच्चे अब भी एडमिट हैं, जिनका इलाज जारी है और इन बच्चों में बुखार और निमोनिया के लक्षण ज्यादा हैं। वहीं 4 बच्चों को वेंटिलेटर में रखा गया। हालांकि राहत की बात यह भी है कि सभी बच्चों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। कलेक्टर ने अस्पताल के निरीक्षण के बाद डॉक्टर्स को विशेष दिशा निर्देश दिए। सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था, अच्छे से सो नहीं पाती थी और खाना कुछ नहीं खाती थी, एकदम सुस्त सोए रहती थी हमेशा। कितने साल का था? 1 साल की। अभी मौसम बदलने के साथ ही बच्चों में सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है। उसी के तहत पूरे जिले से जिला चिकित्सालय के वार्ड में अभी 55 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें हल्का सर्दी खांसी बुखार के 37 बच्चे हैं। तो इस समय वायरल का समय है, उसी के हिसाब से है। कुछ बच्चों में संख्या में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा हमने MCH इसी काम के लिए, जो पहले हमने कोरोना के लिए आरक्षित किया था, पूरी तरीके से उसी के लिए कर दिया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।